बयान, जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिले, जमीनी लोकतंत्र मजबूत करेंगे। आपातकाल को पूरे हुए 40 साल, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा काले दिन को भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई सरकार की चिंता, महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन। देश में तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में मिले 51,000 से अधिक नए मरीज, मौत के आंकड़ों में भी लगातार हो रही गिरावट। और पटना लौटते ही वर्क मोड में दिख रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का कर सकते हैं दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 6.5 घंटे तक चली। शाम 6:30 बजे के करीब कश्मीरी नेताओं संग पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में 8 दलों के करीब 14 नेता शामिल थे। बता दें, कई बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर के और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित कई बड़े नेता, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित बीजेपी के भी कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बैठक से निकलने के बाद जब महबूबा मुफ्ती से बातचीत की गई तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बैठक काफी शांतिपूर्ण तरीके से चली और इस बैठक के बाद ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक के दौरान कई मांगे भी की गई और इस मांगों में खास तौर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा देने की बात कही गई और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी बात की गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कहा है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। तो ये जो बैठक हुई वो बेहद शांतिपूर्ण हुई और इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की क्या कुछ स्थिति है वो हम जानेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार तारिक शेख जुड़े हुए हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। तारिक जी, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की और इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट लगाया गया है, फिलहाल क्या स्थिति है? दरअसल यहाँ इस पे मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग इसमें चाहते थे कि उसी वक्त फौरन मीटिंग के फौरन बाद ही कुछ अच्छे नताइज निकल आए जी। लेकिन जो तातुल वहां रहा है कि अभी लोग देखेंगे कि इसमें लीडरान अभी और कोई मीटिंग का कोई सिलसिला आगे चलेगा तो उसके बाद चलेगा। थोड़े से लोगों में वो निराशा है लेकिन फिर भी पुरुमेद है कि इस मीटिंग को लेके जो सीरियसनेस दिखाई गई है बोथ साइड्स, तो लोगों में यह है कि अभी वो इंतजार में है, मुंतजिर है इस चीज के कि कोई अच्छा सा फैसला वहां से निकल आए। और जो नरेंद्र मोदी जी ने वहां स्टेटहुड को वापस देने के लिए जो बातें इशारा दिया था इस पे थोड़ा सा लोग खुश हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जम्मू कश्मीर जो अभी मुश्किलात से जूझ रही है इस मुंतजिर होता है जी। बिल्कुल तारिक जी, अगर हम बैठक की बात करें तो बैठक से निकलने के बाद कई जो ऐसे नेता हैं उनके चेहरे पे खुशी भी देखी, एक ऐसी खुशी कि हाँ जो बैठक थी वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई। नेताओं का क्या कुछ कहना था बैठक से निकलने के बाद? देखिए, जहां भी शांति से कोई भी चीज हो जाती है वहां खुशी जरूर होती है। यही मसला यहाँ भी हुआ है कि अंदर एक खुश माहौल में बात हुई है तो कुछ मैं समझता हूँ अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये आगाज था, ये एक मीटिंग, एक सिलसिला था, एक छोटा सा एक कदम था कामयाबी के ओर बोथ साइड। तो इस सिलसिले में जो लीडरान अंदर कोई तजाद नहीं हुआ, सबों ने अपने तरीके से बड़े मीठे तरीके से बात की है, इससे सब खुश थे। हालांकि ये कहा गया है कि वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ है, किसी एश्योरेंस नहीं मिली है कि ये होगा या वो होगा, लेकिन सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीद है कि लोगों को उम्मीद है कि ये आगे चल के हमें कोई अच्छी सी खबर मिल जाए। बिल्कुल तारिक जी, और आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ चर्चाएं हुई? मांगों की तो हमने बात सुनी कि कई अहम मांगे की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 8 दलों के करीब 14 नेता उस बैठक में शामिल थे। क्या कुछ चर्चा हुई? अहम किस बिंदुओं पर चर्चा की गई? देखिए जी, इसमें
तो तकरीबन लीडरों के जो बयानात सामने आए, इससे लगता है कि 80% लोग, वो जो लीडर वहां थे, उनकी तरफ से 370, 35A या स्टेट हुड की वापसी पर ही बात हुई है और मुतमईन हुए, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस पे बड़े दिलचस्पी से सुना और एश्योरेंस भी दी है कि इस चीज पे बात की जाएगी। और जो 370 है या 35A है, वो क्योंकि अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इससे वहां कोर्ट के जरिए ही कोई तलाश की जा सकती है उसकी रहनुमाई में। तो बाकी जो लोगों में करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या है, तो लोग समझते हैं, या हमारा अपना तजिया है कि बहुत जल्द शायद श्रीनगर में कोई बड़ी मीटिंग ऐसी होने जा रही है दूसरी, जिसमें कुछ और पेशरफ्त हो सकती है। और ऐसे मसले बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें जरूरी है, ये नहीं कहेंगे कि एक ही मीटिंग में सब कुछ होना चाहिए था। आगे चल के अगर 1-2 राउंड ऐसे चलेंगे जी, तो इसके अच्छे नतीजे निकल आएंगे। बिल्कुल अच्छे नतीजे निकल आएंगे और इसी तरह से बैठकें हुई। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तारिक जी। और भारतीय इतिहास में आज के दिन को काला दिवस माना जाता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था, जब भारत की लोकतांत्रिक अधिकारों को 21 महीने तक छीन लिया गया था। वहीं आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि इमरजेंसी के काले दिनों को कभी नहीं भूला जा सकता। 1975 से 1977 के उस कालखंड में संस्थाओं को निशाना बनाया गया। हम इस बात का प्रण करें कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। कांग्रेस ने देश के लोकतांत्रिक चरित्र को रौंदा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों के त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने लिखा है कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के लिए इतिहास का एक काला अध्याय है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आज का दिन जो है वो एक काला दिवस के रूप में भी माना जा सकता है। आज के दिन भारतीय इतिहास के अध्याय में काला दिवस माना जाता है और इस पर नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। नहीं, बिल्कुल शर्मिला, ये जो कह सकते हैं आजादी के बाद, या कह लें कि हिंदुस्तान के इतिहास में काला अध्याय के रूप में, इस बात को अब कांग्रेस भी मान चुकी है। आपको बता दें, जब नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए, और उससे पहले भी तमाम भारतीय जनता पार्टी और तमाम सोशलिस्ट और राइट विंग के जो भी लीडर थे, वो लगातार कांग्रेस पर ये हमला करते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी देश में, वो रियल में वो काला अध्याय था। और वाकई में वो दौर बड़ा ही खतरनाक था और बड़ा ही बुरा दौर आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। और उसके बाद आज काला अध्याय के रूप में मनाया भी जा रहा है। और आपातकाल की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम आप जितने भी सोशलिस्ट लीडर को आप देखेंगे, या जो भी लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो एक एक कर लगातार अपने बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को लेकर शर्मिंदा है। इस बात को आपको बता दें, पिछले दिनों भी सोनिया गांधी ने भी माना था, राहुल गांधी ने भी माना था कि गलतियां हुई हैं और इस गलती के लिए कांग्रेस पार्टी क्षमा चाहती है। लेकिन अभी की जो स्थिति और परिस्थिति है, इस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हर बार नरेंद्र मोदी का इस मसले पर आकर आगे बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रेशर में लेने की कोशिश है। और कांग्रेस को लगातार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आगे आने वाले दिनों में जब तक कि कांग्रेस पार्टी रहेगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो लगातार हमलावर रही। लेकिन इसमें एक और स्थिति अगर आप देखेंगे, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में जो है कांग्रेस है। तो उधर कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी तरह से गोलबंद है। और जो पार्टियां जो कांग्रेस के खिलाफ अब तक इमरजेंसी के समय में एकजुट हुई थी, आज वही कांग्रेस के समय सारे सोशलिस्ट जो है एक साथ हैं और तमाम वामपंथी भी एक साथ हैं। तो ये एक राजनीतिक ध्रुवीकरण है और अपने अपने तरीके से सत्ता की सियासत को साधने की कोशिश है। लेकिन ये सच्चाई है कि इमरजेंसी लगाकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने एक हिंदुस्तान को एक काला अध्याय के रूप में तोपा था। और कह सकते हैं हिटलरशाही डिक्टेटरशिप की तरह उस दिन को लोग याद करते हैं। आज भी उस दौर को जिन लोगों ने देखा है, आज भी चाहे पत्रकार हो, राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो, उन्होंने झेला है। उस वक्त याद है कई ऐसे पत्रकार को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया था।
बिहार के कई कद्दावर नेता आज चाहे नीतीश जी हो या लालू प्रसाद या फिर सुशील कुमार मोदी, तो कई ऐसे कद्दावर नेता थे उस वक्त, खुद लाल कृष्ण आडवाणी भी उस वक्त जेल में थे, सलाखों के पीछे थे। तो तमाम कद्दावर नेताओं को जिसने भी लोकतंत्र की को बुरा करने की कोशिश की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के फरमान के बाद उन सभी को जेल में डाल दिया जाता। हालांकि उसका खामियाजा स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा और उसके बाद तुरंत सत्ता परिवर्तन हुई और इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ना पड़ा और विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन ये बात और है कि बाद में सियासी चाल चलते हुए इंदिरा गांधी ने एक बार पुनः सत्ता में वापसी की। लेकिन ये सच्चाई है कि उस वक्त का जो दौर था वो बड़ा ही बुरा था और बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि कष्टदायक दौर है। और ये तमाम लोगों से को सीख लेने की जरूरत है कि इमरजेंसी किसी भी कीमत पे किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकती। डिक्टेटरशिप कहीं भी, इस्लामशाही कहीं भी अच्छा नहीं है। उस वक्त आपको बता दें, प्रेस पर भी इमरजेंसी लगा दी गई थी, मीडिया को भी रोक दिया गया था कि आप कोई भी सरकार के विपक्ष में कोई भी खबर नहीं दे सकते। उस वक्त के तमाम मीडिया हाउस से चले लग गए थे। बिल्कुल। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। आपको याद है कुलदीप नैयर आज नहीं है, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी बाहर हैं, उस वक्त उन्हें भी प्रताड़ित किया गया था। तो ये पूरे हालात उस वक्त बने थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। लेकिन उसका भी एक दूसरा रूप है। कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त अगर आपातकाल था तो आज भी लोग कह रहे हैं कि आज की सरकार भी अघोषित सेंसरशिप लगा रखी है। शर्मिला, बिल्कुल आज की स्थिति, लेकिन आज की स्थिति और 46 साल पहले की स्थिति में थोड़ा तो फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। और लोकतांत्रिक अधिकारों को जिस तरह से हनन किया गया था, जिस तरह से छीना गया था, उस दिन को आज भी देश नहीं भूला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। और देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है और इसके सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने चिंताजनक स्वरूप यानी VOC के रूप में टैग किया गया है और यदि मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार को राज्य में एक बार फिर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, तो वहीं अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देशवासियों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और देश में तेजी से थम रही कोरोना की रफ्तार, बता दें कि 24 घंटे में 51,667 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं मौत के आंकड़ों में भी अब कमी देखी जा रही है। मौत के आंकड़ों की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 24 घंटे में 1,329 मरीजों की मौत हुई है, तो 24 घंटे में 64,527 मरीज स्वस्थ हुए हैं और जंग जीतकर अपने घर वापस हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,12,868 है। तो देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। और अब बात करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बिहार वापसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं, यानी वर्क मोड में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जाने वाले हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पीपा पुल हट जाने के चलते वे कच्ची दरगाह से नाव के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का नाव से गंगा पार जाने का उद्देश्य नदी के कारण हो रहे कटाव को देखना भी है। पार्टी से जुड़े लोगों के अनुसार तेजस्वी यादव कटाव से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव पटना आते ही वर्क मोड में आ चुके हैं और आज वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल शर्मिला, अब जब तेजस्वी यादव करीब 1 से 1.5 महीने बाद पटना लौटे हैं, क्योंकि बीते दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं एक नेता के साथ एक बेटा भी हूं और अपने पिता लालू प्रसाद यादव के देखभाल के लिए गए थे और अब वो पटना लौटे हैं और सबसे पहले वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरे पे जा रहे हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में बाढ़ आता है, कटाव जो हो जाता है, तो कई ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर वो जाके भ्रमण करेंगे। जो कुल इलाके हैं वो करीब 10-12 ऐसे इलाके हैं राघोपुर में विधानसभा क्षेत्र में जहां पे जाएंगे। कई जगह तो ऐसे भी हैं जहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो वो नाव के सहारे भी जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम किया है और आज भी काम करेंगे। शर्मिला,
उत्कर्ष, माना जा रहा है कि कटाव को लेकर भी होने वाले नुकसान का तेजस्वी यादव जायजा ले सकते हैं, यानी राघोपुर क्षेत्र में और वैशाली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे बाढ़ से लेकर हो रहे नुकसान का भी वो आकलन कर सकते हैं। ये बिल्कुल शर्मिला, जो राघोपुर एरिया है, जो विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का, क्योंकि हालांकि सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां आती हैं, बाढ़ से ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो जहां जहां कटाव हुआ है वहां का मुआयना भी करेंगे, जायजा भी लेंगे और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार से भी बात करें कि वहाँ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे घर हैं जो टूट गए हैं। हमने तस्वीर देखा है किस तरीके से बिहार के उत्कर्ष, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा, उसका खास मकसद क्या है? जी, जो खास मकसद है शर्मिला, वो दो कारण है, क्योंकि बीते दिन एक और हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज राघोपुर जाने वाले हैं और राघोपुर का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में वो नाव से भी राघोपुर क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, वहां की बाढ़ की स्थिति का जायजा ले सकते हैं, वहां के कटाव के बाद हुए हालात का जायजा ले सकते हैं। तो देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव का दौरा कितना रंग लाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन ये दावा करते नहीं थकते हैं कि उनके सुशासन में पुलिस अपना काम करती है, ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दावे की पोल उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व विधायक खुलेआम सड़क पर खोलते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने यह दावा किया है कि पुलिस लोगों को शराबबंदी के झूठे आरोप में फंसा रही है। आपको बता दें कि महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो जेल जाएगा, लेकिन शराब के नाम पर लोगों से नाजायज वसूली करने के लिए अगर कोई दरोगा आएगा और नाजायज किसी को पकड़ के ले जाएगा तो उसके खिलाफ बगावत करना तो धर्म है। और बगावत किया पिछले दिनों यहाँ बरियारपुर चौक पर लोगों ने, जब 21 तारीख की घटना जो है जिसमें पकड़ के ले गया इनको, क्या नाम है, सचिन कुमार को, तो इनकलाब जिंदाबाद किया तो क्या गलत किया? दरोगा का मुर्दाबाद किया तो क्या गलत किया? अच्छा काम किया। और भागलपुर से जमालपुर में शादी में शामिल होने आए शराब के नशे में धुत 9 बारातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही शराब के 7 वाहन को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुंगेर से भागलपुर के जमालपुर में बारात पहुंची थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो वाहन पर ये सभी युवक सवार थे और शराब पीकर शोर मचा रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद डीएसपी निधि कुमारी के नेतृत्व में सभी युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। खगड़िया में 4500 लीटर विदेशी शराब नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि 5 थानों की पुलिस ने जिले के बाजार समिति में दंडाधिकारी के सामने देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया। जिले के मद्य निषेध विभाग के सुपरिटेंडेंट विकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। खगड़िया अनुमंडल के 5 थानों से आया है। खगड़िया, अलौली, मुरकाही, मानसी और कौन थाना है, 4 थानों से आई है। और इस्पात विभाग का काम, कुल करीब 4500 लीटर शराब विनष्ट हो रही है आज। और जो नियम प्रक्रिया है उसके अनुसार वीडियोग्राफी कराते हुए आप देख सकते हैं पीछे रोलर से विनष्टीकरण हो रहा है। और वैशाली के सिंघारा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर महुआ पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के डाबर कंपनी के नकली सामान को बरामद किया और इसके साथ ही आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें
कि डाबर कंपनी के अधिकारी द्वारा पिछले कुछ महीने से मार्केट में नकली कॉस्मेटिक उत्पादों को मार्केट में सप्लाई किए जाने का शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी कर सामान को बरामद किया। मामला यही है कि थाना अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर डाबर कंपनी के जो आए हुए थे उनको ले जाकर सिंघाड़ा कदम से घर में जाके हमारी किया गया कोई डुप्लीकेट जो है आपको गुलाब जल और तेल जो है और मुंगेर के संग्रामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ ने हथियारों की बड़ी डिलीवरी की सूचना के बाद संयुक्त रूप से जाल बिछाकर एक व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान 45 वर्षीय महिला साधना देवी और दिनांक 25/2021 को गुप्त सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना की पुलिस एवं एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर बाजार में दो हत्या प्रस्ताव को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक प्रवक्ता जिला खगड़िया के बलवीर मंडल है और दूसरे साधना देवी, ये दोनों हत्या की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से 13 पिस्टल, 13 अतिरिक्त मैगजीन, 100 राउंड 3 की गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। नालंदा के लहरी में बदमाशों ने धर्मशाला के पास ऑटो एजेंट को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। तो खबर नालंदा की है, जहां ऑटो चालक को चाकू मार दिया गया। बता दें कि ऑटो एजेंसी के मालिक को बदमाशों ने चाकू मारा। और लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा नगर परिषद के लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी बनाए सड़कों पर घूम रहे हैं, शादियों में लगा रहे ठुमके। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन कोरोना नियमों को पालन करवाने में फिसड्डी साबित हो रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।